हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला फाइल हम जो अपने को डिस्कस करना है वो कौन सा है, प्लेटेहेल्मिन्थेस। तो अब हेल्मिन्थेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको ये दो पढ़ने हैं, प्लेटेहेल्मिन्थेस उसके बाद एस्कीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो ये वाले हैं फ्लैट वॉर्म, उनको बोलते हैं एस्कीहेल्मिन्थेस को राउंड वॉर्म। तो प्लेटेहेल्मिन्थेस में क्या करें, इनको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फ्लैट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी क्या रहती है, बिल्कुल फ्लैट रहती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। क्यों, एक ऊपर वाली डोर्सल साइड मिलेगी, नीचे वाली साइड वेंट्रल मिलेगी, तो बिल्कुल फ्लैट बॉडी दिखती है इनकी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। तो कह रहे हैं दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हंस और कॉल्ड क्या बोलेंगे, उनको फ्लैट वॉर्म्स बोलेंगे। ठीक है, अब इनका एक मेन फीचर क्या आता है कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। ये ज़्यादातर क्या रहते हैं, डिजीज कोजिंग रहते हैं, डिजीज कोज करते हैं, और एंडोपैरासाइट होते हैं। जैसे ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है तो वो एंडोपैरासाइट हो गया, या किसी और एनिमल जैसे सिप के लीवर में रहते हैं तो वो एंडोपैरासाइट होते हैं ज़्यादातर। तो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बट सम आर फ्री लिविंग। लेकिन कोई ऐसे भी फॉर्म्स हैं इनके अंदर जो कैसी होती हैं, फ्री लिविंग रहती हैं, वाटर कंडीशन में मिलती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एक्वेटिक। बट ज़्यादातर इनके इंडिविजुअल कैसे रहते हैं, एंडोपैरासाइट। ठीक है, किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी पे ग्रो करेंगे, उसके बॉडी के इनसाइड, और उससे न्यूट्रिशन लेंगे। तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनकी बॉडी पे ग्रो करके न्यूट्रिशन ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अब उनके इनसाइड द प्रेजेंट बॉडी के अंदर वाली साइड तो एंडोपैरासाइट। फिर कह रहा है इनकी जो स्टडी करते हैं वॉर्म्स वगैरह की, स्टडी ऑफ वॉर्म्स जो क्या कोज करते हैं, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमंस, उनको क्या बोलते हैं, हेलमिन्थोलॉजी। तो उसको क्या बोलेंगे, हेलमिन्थोलॉजी, जो हेलमिन्थी की स्टडी है। फिर आता है कि इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसे मिलेगी। तो इनकी बॉडी कैसी रहती है, बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है उसके अंदर, कि आप अगर उनकी बॉडी को कट करो तो एक प्लेन में तो हम कट करेंगे तो इक्वल हाफ बनेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा प्लेन कट कर दिए तो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। यानी कि उनकी बॉडी में इक्वल हाफ बनेंगे जब कब कट कहाँ से कट करें, सिंगल प्लेन में, एक ही प्लेन से। एक से ज़्यादा कट करेंगे तो नहीं बनेंगे। तो बॉडी कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एंड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो इनका लेवल कहाँ तक मिलता है, ऑर्गन लेवल तक। अभी तक हमने जो पीछे पढ़े थे तीनों फोरा, वो किस में थे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ये फर्स्ट टाइम पे किस में आ गए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बॉडी के अंदर इनके अंदर तीनों लेयर आ जाती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। पिछले वाले पढ़े थे वो कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। तो फर्स्ट टाइम पे ये हैं प्लेटेहेल्मिन्थेस जो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 जर्मिनल लेयर, तीनों जर्मिनल लेयर इनके अंदर बन जाती हैं, एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम। अब मीजोडम भी आ गई इनके बिटवीन, लेकिन इनकी मीजोडम में स्प्लिटिंग नहीं होती, उसकी स्प्लिटिंग होने से केविटी नहीं बनती, इसलिए कैसे बोले जाते हैं, दीज आर एसिलोमेट एनिमल्स विदाउट एनी बॉडी केविटी। बॉडी केविटी नहीं मिलेगी, तीनों लेयर इंटैक्ट हैं, साथ में मीजोडम की स्प्लिटिंग से कोई भी सीलोम अराइज नहीं होती, एसिलोमेट बोलते हैं इसलिए। फिर है लोकोमोटरी ऑर्गन जो रहते हैं वो इनके अंदर क्या रहते हैं, एब्सेंट इन दीज एनिमल्स। अब वो लोकोमोटरी ऑर्गन क्यों है, एब्सेंट क्यों है, क्योंकि इनको लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है, ये किसी दूसरे के और होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहते हैं, तो वहाँ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। जबकि क्या होते हैं, जबकि एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं इनके पास, जो इनकी हेल्प करता है कि वो किसके अंदर रह पाएँ, होस्ट के अंदर। एडेसिव ऑर्गन्स लाइक सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, हुक्स प्रेजेंट होंगे इन पैरासिटिक फॉर्म, सो दैट वो होस्ट की बॉडी में रिटेन रह पाएँ, इसलिए प्रेजेंट होंगे। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन वो अब्सेंट रहेगा इनके अंदर। फिर आते हैं इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे तो इनका कैसा रहता है, इनकम्प्लीट, यानी कि ओनली वन ओपनिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक प्लान, वो रहता है, एंड विदाउट एनएस, उसमें कोई एनएस नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, अब भाई डाइजेशन में तो इनको फूड खुद ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब करेंगी, किससे, अपने होस्ट से। तो जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं जैसे कि टेप फॉर्म, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, अब्सेंट, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है डाइजेशन, फूड की डाइजेशन करने की। क्यों, क्योंकि वो तो सीधा ही अपने होस्ट से फूड क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, अपने बॉडी सरफेस से सीधा वो एब्जॉर्ब करेंगे फूड अपनी बॉडी के इनसाइड। तो खुद का कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे वो।
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी स्केलेटन सिस्टम, हार्ट स्केलेटन पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कोई है वो अब्सेंट रहेंगे। रेस्पिरेशन ये जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि डायरेक्टली फूड अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, दे रेस्पायर थ्रो बॉडी सरफेस, अपने जर्नल बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया, जो टेप वॉर्म है उसको टीनिया बोलते हैं। इसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा, यानी कि ओवरऑल जो एनर्जी डिमांड है इनकी वो कम है। तो कम एनर्जी डिमांड है, कम एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो अनएरोबिक विदाउट इन की उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कैसा रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा इनके अंदर। उसके बाद एक इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, जो वेस्ट बना बॉडी में उसको कैसे बाहर निकालेंगे। तो एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है, अकर थ्रो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेम सेल्स, और या इनको क्या बोल देते हैं, सोलिनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। तो मेनली एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, फ्लेम सेल्स। और यही फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन का काम तो करती हैं, और भी किस में काम करती हैं ये, दे आल्सो हेल्पफुल इन ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन ओवरऑल इनकी बॉडी की ओस्मोलैरिटी, कि कितना बॉडी में फ्लूइड होना चाहिए, उस फ्लूइड में कितना आयनिक कंटेंट होना चाहिए, सोल्यूट कितना होना चाहिए, ओवरऑल कौन बैलेंस करके रखती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स बैलेंस करके रखती है। फिर आता है नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम इनके अंदर कैसा रहता है, लेडर लाइक, कंसिस्टिंग ऑफ ए नर्व रिंग, ऐसी नर्व रिंग रहेगी उनके अंदर, और इस नर्व रिंग से क्या निकलेंगी, ऐसे दो नर्व कोड निकलेंगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ऊपर नर्व रिंग मिलेगी, उसके बाद पूरी बॉडी में नीचे तक क्या जा रहा होगा, नर्व कोड जा रही होंगी लॉन्गिट्यूडनली। तो ऐसा इनके अंदर नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट मिलती है। फिर आता है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं। तो उसके हिसाब से एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है बाइसेक्सुअल है, कि एक इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा, एक ही इंडिविजुअल में, एक ही बॉडी के अंदर। तो बाइसेक्सुअल हो गए। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका ज़्यादा क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब तो इन्होंने क्या बना रखे हैं, बिल्कुल सिंपल बना रखे हैं। लेकिन कौन सा सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दैट जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करें। अब ज़्यादा नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा इनकी ग्रोथ होने के चांस बन जाएंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रखा है पैरासिटिक फॉर्म्स ने, और वो वेल डेवलप रहता है। और अगर एक इंडिविजुअल मेल फीमेल है तो फर्टिलाइजेशन वो कैसा ही कर लेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि उसी बॉडी के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म किस में एंटर कर जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर कर जाएगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट जो होती है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ लार्वल फॉर्म्स। तो लार्वल फॉर्म्स आ रही हैं, अभी तक पढ़े लगभग सब में लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट थी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है थ्रो मैनी लार्वल स्टेज, कि इसमें कई लार्वल स्टेज आती हैं, तो अभी उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनमें लार्वल स्टेज आएंगी, वो अभी पढ़ेंगे। फिर कह रहा है सम मेंबर्स इसके ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं, लाइक प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया में तुमने सुना होगा उनके पास क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, कि अगर उनकी बॉडी को हम डिवाइड कर दें तो हर जो पार्ट डिवाइड होगा वो अपना कंप्लीट इंडिविजुअल फिर से फॉर्म कर लेगा। तो उसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया में, और ये फ्री लिविंग फॉर्म होती है, पैरासिटिक फॉर्म नहीं होती। तो ये आ जाए एक फ्री लिविंग फॉर्म्स कौन सी है, प्लेटेहेल्मिन्थिस की, फ्लैटफॉर्म्स की, प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग फॉर्म्स है, ठीक है। और ओवरऑल इनको कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, अभी तक तो ये सारे इसके बेसिक फीचर्स थे। अब है कि इनको कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, मेनली 3 क्लास बना रखी हैं, 3 क्लासेस हैं इसकी। इसमें पहली क्लास आती है टर्बिलेरिया, एक क्लास होती है ट्रिमेटोडा, और एक होती है सिस्टोडा। तो जो टर्बिलेरिया क्लास है उसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर में रहते हैं, मेनली तो वो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। और मोस्टली वो कैसे रहेंगे, कोई पैरासिटिक फॉर्म नहीं है, कैसे रहेंगे, फ्री लिविंग फॉर्म्स रहती हैं। उसका एक एग्जांपल आता है डिजेसिया, या इसी को क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया बोलते हैं। तो ये प्लेनेरिया इनकी फ्री लिविंग फॉर्म है, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट रहती है, और कौन सी क्लास में आती है, टर्बिलेरिया में। तो आ जाए एक क्लास का नाम बताओ प्लेटेहेल्मिन्थिस के जिसमें फ्री लिविंग मेंबर्स होते हैं, तो कौन सी है, टर्बिलेरिया। दूसरा इनका क्लास आती है ट्रिमेटोडा। तो
तो ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा के जो इसके मेंबर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, पैरासिटिक फॉर्म, एंडोपैरासाइट हैं लगभग। तो कह रहे ट्रीमेटोडा में मोस्टली क्या आते हैं, एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स आती हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं वो। और उनकी बॉडी बिल्कुल कैसे रहेगी, फ्लैट रहेगी, लेकिन लीफ लाइक अपीयरेंस रहेगी। तो लीफ लाइक अपीयरेंस की वजह से उनको क्या बोल देते हैं, फ्लूक। ठीक है, जैसे एक आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है फैसियोला का। तो फैसियोला क्या होती है, लीवर फ्लूक की सिप जो रहती है उसके लीवर को अफेक्ट करता है ये, उसके अंदर का एंडोपैरासाइट है, लीवर में रहता है। तो क्या बोला, सिप लीवर फ्लूक बोल देते हैं इसको, फैसियोला। ऐसे दूसरा रहता है स्कीस्टोमा, वो क्या रहता है, ब्लड फ्लूक रहता है। वो कहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करेगा, ब्लड के अंदर। फिर इसके अलावा तीसरी आती है सिस्टोडा। सिस्टोडा वाली क्लास के मेंबर भी ज़्यादातर कैसे रहते हैं, एंडोपैरासाइट रहेंगे। और ये मेनली कहाँ पे एंडोपैरासिटिक इफेक्ट शो करेंगे, कौन से पार्ट में, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में मिलते हैं ये वाले। ठीक है, जैसे ये टीनिया सोलियम है, ये वाला ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी ग्रो करता है। और इनकी बॉडी थोड़ी कैसी रहती है, रिबन लाइक बॉडी रहती है। इनकी कैसी थी, लीफ लाइक, इनकी कैसी है, रिबन लाइक। और क्या मिलेंगे बॉडी पे इनके, सेगमेंट्स मिलेंगे, ऐसे लगेगा सेगमेंट्स प्रेजेंट है, लाइक सेगमेंटेड, सो कॉल्ड। इनको क्या बोलते हैं, टेप वॉर्म। ये बिल्कुल टेप वॉर्म बोले जाते हैं, फ्लैट बॉडी इनकी मिलती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं इनका, जैसे एक एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना है, टीनिया सोलियम, इसको पोर्क टेप वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है टीनिया सेगिग्नेटा, इसको बीफ टेप वॉर्म बोलते हैं। एक आता है इकाइनोकोकस, इसको डॉग टेप वॉर्म बोलते हैं, इनमें प्रेजेंट रहता है ये। एक आता है हाइमेनोलोप्सिस, ये वाला कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म बोलते हैं, ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। तो ये इसकी तीसरी क्लास है सिस्टोडा, इसके मेंबर हैं। आप जो पहली क्लास पढ़ी थी टर्बिलेरिया, उसका मेंबर था प्लेनेरिया, उसका एग्जाम्पल था प्लेनेरिया। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि ये भाई क्या मिलेगा, हैबिटेट कहाँ मिलेगा इसका, फाउंड इन फ्रेश वाटर कंडीशन के अंदर प्रेजेंट मिलेगा। और वैसे एक्टिविटी में कैसी एक्टिविटी शो करता है, नॉकटर्नल एक्टिविटी, रात के समय में एक्टिव रहता है। और स्लो क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म है, और कैसा होता है, ओमनिवोरस रहता है। और रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअली भी कर सकता है गैमेट फॉर्मेशन करके, लेकिन एज वेल एज एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कर लेता है, या फिर रीजनरेशन की पावर भी इनके अंदर होती है। तो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज आल्सो प्रेजेंट, वो भी इनके अंदर रहती है। तो ये एक मेंबर था प्लेनेरिया। अब जो दूसरी क्लास है ट्रीमेटोडा, उसका एक मेंबर आपको याद करना है, जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, फैसियोला हिपेटिका। तो लीवर फ्लूक बोलते हैं इसको, फैसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक। तो ये क्या रहता है, अब पैरासाइट है ये, एंडोपैरासाइट। किसका पैरासाइट है, लीवर का। किसके लीवर का, सिप के लीवर में, सिप या गोट के लीवर में मिलता है ये। तो कह रहा है लाइफ हिस्ट्री, इसकी ओवरऑल लाइफ हिस्ट्री में कितने होस्ट रहते हैं जिनको ये इन्फेक्ट कर सकता है, 2 होस्ट। तो 2 होस्ट हैं, तो एक ऐसा पैरासाइट बोला जाता है डाइजेनेटिक पैरासाइट, कि 2 के अंदर अपना पूरी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है, इसलिए कैसा है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। प्राइमरी होस्ट की फॉर्म में ये किसको इन्फेक्ट कर सकता है, सिप को या गोट। और सेकेंडरी होस्ट इसका कौन होता है, गार्डन स्नेल रहता है, वो इसका सेकेंडरी होस्ट रहता है। जैसे कौन सा स्नेल, प्लेनोर्बिस और लिम्निया, इनके अंदर ये सेकेंडरी होस्ट ये इसके काम करते हैं। फिर कह रहा है लेकिन जो अडल्ट फ्लूक बनेगा वो कहाँ मिलेगा, अडल्ट फ्लूक इज फाउंड इन दी बाइल डक्ट एंड लीवर ऑफ सिप, कि सिप के लीवर में मिलेगा या बाइल डक्ट जो होता है उसके अंदर मिलेगा। एंड क्या कोज करेगा, कोज लीवर रोट या सिरोसिस डिजीज। लीवर का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या बोला जाता है, सिरोसिस, लीवर को इन्फेक्शन करेगा, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, सिरोसिस डिजीज कोज करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट के अंदर ये सिप के अंदर डिजीज कोज कर रहा है। ठीक है, और डेवलपमेंट हम बोल रहे थे इन सब की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो क्या शो करेगा, लार्वल स्टेजेस। तो कह रहा है शो मैनी लार्वल स्टेजेस, नेमली कौन कौन सी लार्वल स्टेजेस मिलती है देखने को, एक होती है मिरासीडियम। तो मिरासीडियम इसकी लार्वा की वो स्टेज है जो किस में एंटर करेगी, स्नेल के अंदर। ठीक है, तो ये स्नेल के अंदर एंटर करेगी कि भाई सिप के फीकल मैटर के साथ कौन सी लार्वल फॉर्म बाहर आ गई, मिरासीडियम। ये मिरासीडियम मान लो कहीं ग्रास पे और उस पे लगा हुआ है, तो ये किस में चला गया, स्नेल ने खा लिया इसको, तो स्नेल की बॉडी में फीड के थ्रू एंटर कर गया। स्नेल के अंदर फिर वो क्या डेवलपमेंट करेगा, स्पोरोसिस्ट बनाएगा, अगली फॉर्म मिरासीडियम के बाद स्पोरोसिस्ट। फिर इसकी अगली फॉर्म आती है रेडिया, फिर आती है सर्केरिया, और लास्ट में फिर से क्या बन जाता है, मेटासर्केरिया। तो ये मेटासर्केरिया फ्री लिविंग फॉर्म्स आ जाती है।
ये मेटासर्केरिया एंटर कर जाएगा फिर से किसके अंदर, सिप के अंदर। जब वो सिप ग्रास फीड कर रही होगी तो सिप के अंदर फिर से एंटर कर जाएगा, और मेटासर्केरिया एंटर करने के बाद वो फिर से किस में डेवलप हो जाएगा, अडल्ट फ्लूक के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये पूछेंगे स्नेल के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, मिरासीडियम, जो सिप के फीकल मैटर के साथ बाहर गई थी, फिर डेवलप हुई स्पोरोसिस्ट में, रेडिया में, सर्केरिया में, और लास्ट में मेटासर्केरिया में। मेटासर्केरिया फिर से सिप के अंदर आ गया, तो एंटर इनटू सिप एंड डेवलप हो गया किसके अंदर, अडल्ट फ्लूक के अंदर। तो ये 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते हैं कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट जिसके अंदर डिजीज कोज कर रहा है वो तो कौन है, सिप। तो सिप को इन्फेक्शन कैसे मिलेगा, जब उसमें कौन सी स्टेज, लार्वल स्टेज एंटर कर जाएगी, मेटासर्केरिया। ये मेटासर्केरिया उसके अंदर अडल्ट बन जाएंगे, वो अडल्ट रिप्रोड्यूस करके फिर से एग, फर्टिलाइज एग बनाएंगे, वो एग लार्वा में चेंज होंगे, और कौन सा लार्वा बाहर जाएगा, मिरासीडियम। फिर वो स्पोरोसिस्ट बनाएगा, रेडिया बनाएगा, सर्केरिया बनाएगा स्नेल के अंदर, और फिर क्या आएंगे, मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया फिर से सिप में आ जाएंगे, फिर इसके अंदर अडल्ट बनाएंगे। तो ऐसे इनकी साइकिल रिपीट होती रहती है। और इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट, जो स्नेल है इसका वो सेकेंडरी होस्ट है, उसको इन्फेक्शन कैसे मिला, जो सिप के फीकल मैटर से बाहर आया था मटेरियल में, कौन, मिरासीडियम, वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। तो ये दोनों इन्फेक्टिव स्टेज इसकी याद करनी है, फैसियोला हिपेटिका की। अब जो तीसरी क्लास थी इनकी सिस्टोडा, उसका एक मेंबर पढ़ना है, वो कौन सा है, टीनिया सोलियम, ठीक है, या इसको पोर्क टेपवर्म भी बोलते हैं। पोर्क किसको बोलते हैं, जो ये पिग हैं, पिग का जो फ्लैश खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोर्क, जो उसका मांस खा रहे हैं। तो ये टीनिया सोलियम उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैसा रहता है, फ्लैट वाइट रिबन लाइक बॉडी रहती है इसकी, ठीक है। और इसकी ओवरऑल बॉडी डिवाइड कर रखी है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट रहता है हेड, या उसको बोलते हैं स्कोलेक्स, दूसरा पार्ट रहता है नेक, और तीसरा रीजन रहता है लॉन्ग स्ट्रोबिला। तो जो हेड या स्कोलेक्स रीजन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, हुक या सक्कर, वो प्रेजेंट रहते हैं, सो दैट वो अपने होस्ट की बॉडी में रिटेन रह पाए, उसके साथ जुड़ा रहे, अडेसिव नेचर के हैं ये। दूसरा रीजन है नेक, वो क्या बनाता है, न्यू प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स क्या, नए सेगमेंट्स बनाता है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड रहती है, तो नए सेगमेंट्स बनाता है प्रोग्लोटिड। और जो लॉन्ग स्ट्रोबिला है लास्ट पार्ट, उसमें मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं कितने, 850 नंबर, 850 के लगभग प्रोग्लोटिड उसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये सेगमेंट्स हैं उसकी बॉडी में। और टीनिया सोलियम है, ये ह्यूमन का गट पैरासाइट है, अपनी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, अटैच हो जाता है टू इंटेस्टाइनल वॉल, किसकी हेल्प से, हुक्स और शक्कर की हेल्प से जुड़ जाता है। और अंदर अपने उसकी रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट कम है, तो कैसा रेस्पिरेशन करेगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। हर्मेफेरोडाइट होता है कि एक इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट मिलेंगे, तो एक ही बॉडी में दोनों है तो क्या कर लेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, कि उसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म किस में एंटर कर जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये इनकी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है। फिर कह रहा है जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है, जिसमें ये अपने हार्म करते हैं, पैरासिटिक नेचर शो करते हैं, वो इसमें कितने होस्ट मिलेंगे, 2 होस्ट रहते हैं। तो ये भी कैसा पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। और इनका मेन प्राइमरी होस्ट कौन रहता है, मैन, ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट कौन रहता है, पिग। तो प्राइमरी इन्फेक्शन किस में करते हैं, ह्यूमंस में, सेकेंडरी होस्ट इनका कौन रहता है, पिग। तो अब इनमें भी वही डेवलपमेंट होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वल स्टेज बनेंगी, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब कितनी लार्वल स्टेज है, कि डेवलपमेंट करा है थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इनके अंदर चलती हैं। और उनमें लार्वल स्टेज कौन कौन सी हैं इनकी, ओनकोस्फेयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वोम, सिस्टिसर्कस, ये सारी इनकी लार्वल फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। अब एक बार इनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें ये ऊपर वाला रीजन हेड रीजन बोला जाता है, स्कोलेक्स। तो ये हेड रीजन ऐसा रहता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे ऊपर वाला पार्ट का एंटीरियर रीजन क्या बोल जाता है, रोस्टिलम, और इसके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा साइड में क्या रहते हैं, सक्कर रहते हैं, सो दैट वो रिटेन रह पाए होस्ट की बॉडी में। और ये पूरा पार्ट उसका क्या बोला जाता है, स्कोलेक्स। उसके बाद रीजन आता है इसका, वो क्या बोला जाता है, नेक। और उसके बाद जो नीचे वाला रीजन आ जाता है उसमें क्या मिलते हैं, प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ह्यूमन को इन्फेक्शन कैसे मिलेगा, ह्यूमन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम अंडर कुक्ड पोर्क कंटेनिंग अनसिस्टेड लार्वा सिस्टिसिरस। कि अंडर कुक्ड पोर्क, कि जो उसका फ्लैश खा रहे हैं पिग का, अगर वो ठीक से पका हुआ नहीं है
तो उसके अंदर लार्वल स्टेज मिलेगी कौन सी, ये वाली सिस्टिसिरस एनसिस्टेड। एनसिस्टेड मतलब कवर्ड मिलेगी, वो बाहर से सिस्ट वॉल होगी जो उसको कवर कर रखे हुए। तो ऐसा पोर्क खा रहे हैं जिसके अंदर वो अंडर कुक ठीक से पका हुआ नहीं है, तो उसके अंदर इस टीनिया सोलियम की लार्वल स्टेज मिलेगी सिस्टिसिरस, जो ह्यूमन में एंटर कर जाएगी। अब ह्यूमन में एंटर करेगी, पैरासाइट वहाँ इंटेस्टाइन में जाएगी और अडल्ट फॉर्म बना लेगी। वो अडल्ट फिर से एग बनाएंगे, वो फर्टिलाइज एग फिर से लार्वल डेवलपमेंट चालू कर देंगे। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हुई ह्यूमन के लिए, प्राइमरी होस्ट के लिए सिस्टिसिरस ह्यूमंस के लिए, और सेकेंडरी होस्ट जो पिग है उसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, ओन्कोस्फेयर। कि अपने जब अपने इंटेस्टाइन से वो अपने फिकल मैटर के साथ अपना लार्वल स्टेज रिलीज करेगा, तो कौन सी रिलीज करेगा, ओन्कोस्फेयर। जो कौन खा लेगा अपना फिकल मैटर, अगर कौन फीड कर रहा है, पिग फीड कर रहा है उस पर, तो उसके अंदर कौन सी स्टेज एंटर कर जाएगी, ओन्कोस्फेयर। अब ओन्कोस्फेयर उसके अंदर एंटर कर गई, तो अब उसके अंदर कौन सी डेवलप होगी, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वॉर्म, ये डेवलप होंगी। फिर सिस्टिसिरस बनेंगी। सिस्टिसिरस किसके अंदर आ जाएगी, ह्यूमन के अंदर, अगर हम कैसा पोर्क खा रहे होंगे तो अंडर कुक। तो ये सेकेंडरी होस्ट है जिस की स्टेज है जो पिग को हार्म करेगी, ओन्कोस्फेयर। ठीक है। फिर कह रहा है इस तरह से जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में डिजीज कोज करता है उसको क्या बोलते हैं, इट कोज द डिजीज टीनिएसिस, या इसको क्या बोलते हैं, सिस्टिसर्कोसिस। ये वाले डिजीज ये ह्यूमन में क्या करता है, कोज करता है। फिर है कि जो इसका स्ट्रक्चर पड़ा था, तो इसके स्ट्रक्चर में ऐसा है, नेक रीजन स्कोलेक्स मिलेगा, फिर सेकंड नेक रीजन मिलेगा, उसके बाद ये स्ट्रोबिला रहता है। लेकिन इस स्ट्रोबिला में प्रोग्लोटिड्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो इनिशियली जो नेक की तरफ सेगमेंट्स होते हैं, प्रोग्लोटिड होते हैं, वो क्या बोले जाते हैं, इमेच्योर। उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, चल रही होती है, उनके अंदर सेक्स ऑर्गन बन रहे होते हैं। फिर इसके बाद डिस्टल एंड की तरफ दूसरे तरफ कौन मिलेंगे, मैच्योर प्रोग्लैटिड्स, जिनके अंदर सेक्सुअल टेस्टिस ओवरी की अच्छे से मैच्योर हो रहे होंगे, जो गैमेट्स बना रहे होंगे। उसके बाद जो लास्ट प्रोग्लैटिड्स होते हैं, जो इनके बिल्कुल दूर होते हैं, जो इनकी बॉडी से अलग होते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ऐसे प्रोग्लोटिड्स होते हैं जो फर्टिलाइज एग कैरी कर रहे होते हैं, और वो फर्टिलाइज एग कैरी करके वो इसकी बॉडी से अलग होते रहते हैं, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और होस्ट के फिकल मैटर के साथ कहाँ निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, उनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। तो अब यही प्रोग्लोटिड्स एक्सप्लेन है इसके अंदर कि कितने तरह के प्रोग्लोटिड्स होते हैं। तो कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्लोटिड सेगमेंट्स, 3 तरह के होते हैं। इनिशियली कौन से, नेक की तरफ इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, उनमें क्या हो रहा होता है, विद डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन, कि उनमें टेस्टिस ओवरी की डेवलपमेंट चल रही होती है। ठीक है, ये गैमेट नहीं बना रहे होते हैं। दूसरे कौन से आएंगे, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, ये फुल्ली फॉर्म्ड सेक्स ऑर्गन इनके अंदर होते हैं इन सेगमेंट्स में, और ईच हैज सेट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। हर प्रोग्लोटिड में अपना टेस्टिस और ओवरी की प्रेजेंस मिलेगी, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट मिलेंगे। तीसरे कौन से रहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, जो सबसे दूर होते हैं। उनमें क्या रहता है, उनमें यूट्रस होता है पैक्ड विद कैप्सूल, कैप्सूल के साथ पैक, और वो कैप्सूल क्या कैरी करते हैं, फर्टिलाइज एग। तो अब ये फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो लार्वल स्टेज बना देगा, वो लार्वल स्टेज इनकी बॉडी से फीकल मैटर के साथ बाहर जा रही है, जिसको कौन कंज्यूम कर रहा है, पिग कंज्यूम कर रहा है। तो फर्टिलाइज एग बन गए, ये बाहर आ गए, रेड डिटैच फ्रॉम स्ट्रोबिला, ये प्रोग्लोटिड ग्रेविड प्रोग्लोटिड स्ट्रोबिला से डिटैच हो गए। उसके अलग होने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, एपोलाइसिस, और ये पास आउट हो गए इन होस्ट फिकस एज ए कैप्सूल। उस कैप्सूल के अंदर कौन है, फर्टिलाइज एग जो एम्ब्रियो बना रहा होगा। तो अब कैप्सूल के अंदर डेवलपमेंट चलेगी किसकी, एम्ब्रियो की, और फिर पिग क्या कर लेगा, स्वेलोविंग एग विद ओनकोस्फेयर लार्वा, पिग उसको खा लेगा। कौन सा लार्वल स्टेज पिग में एंटर कर जाएगी, ओनकोस्फेयर। तो ये ओनकोस्फेयर किसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, पिग के लिए। अब पिग के अंदर और आगे लार्वल डेवलपमेंट चलेंगी, जैसे डेवलपमेंट होगी किसकी, हेक्साकैंथ स्टेज की, फिर ब्लैडर वॉर्म की, और फाइनली क्या बना देगा, सिस्टिसर्कस, इस पे सिस्ट कवरिंग लग जाएगी, और रिमेन अलाइव, ये सिस्टिसर्कस लार्वा अलाइव रहेगा पिग की मसल में फॉर 5 to 6 ईयर। और अगर इस पिग को अगर खा रहे हो आप, इसका मांस खा रहे हो और वो अंडर कुक है, तो ये सिस्टिसरस स्टेज किस में एंटर कर जाएगी, ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाएगी, और फिर से अडल्ट फॉर्म बना लेगी। और मैन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम अंडर कुक पोर्क हैविंग सिस्टिसरस, कि कैसा पोर्क खा रहे हैं, कैसा मांस खा रहे हो, पिग का जो पका हुआ नहीं है, तो उसमें सिस्टिसरस स्टेज मिलेगी, तो वो ह्यूमन में क्या कर देगी, इन्फेक्शन को क्रिएट कर देगी। ठीक है,
तो ये तीनों स्टेज पढ़नी है। इमेच्योर प्रोग्लोटिड क्या होता है, मैच्योर प्रोग्लोटिड क्या होता है, और लास्ट वाला ग्रेविड प्रोग्लोटिड कौन सा होता है। इनमें डेवलप हो रहे होते हैं सेक्स ऑर्गन, इनमें फुल्ली डेवलप सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इसमें यूट्रस होता है जिसमें क्या फिलअप रहते हैं, एग फिलअप रहते हैं, फर्टिलाइज एग फिलअप रहते हैं। तो ये प्लेटेहेल्मिन्थेस का पार्ट आपको कंप्लीट याद करना है।